हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हमारा जो प्लेलिस्ट है इंडियन पॉलिटी का, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड वीडियो होगा इस प्लेलिस्ट का। और यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में जो हिस्ट्री है उसका ही एक पार्ट है। और यहाँ पे एक सेकंड, हाँ, और यहाँ पे हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक एक्ट्स को देखेंगे। पहले हिस्ट्री में, पॉलिटी के हिस्ट्री में या शुरुआत में क्या क्या एक्ट्स थे, उनका क्या क्या रेगुलेशंस थे। ठीक है, इसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन पॉलिटी पे धीरे धीरे कैसे पड़ा, सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। तो सबसे पहले 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो सामने आता है। ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1772। ठीक है, अब ये तो रहा एक्ट का नाम। ये आया कहाँ से? तो आप थोड़ा सोचिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एकदम सीमा पे था और इट इज़ ग्रोइंग एट अ हायर प्लेस, मतलब एकदम जिनिथ पॉइंट पे था, तब क्या था कि धीरे धीरे करके उन लोगों का करप्शन जो है, करप्शन, ये करप्शन बहुत बढ़ने लगा था, है ना। ये करप्शन बहुत बढ़ने लगा था। तो क्या हुआ कि इंडियन जो मर्चेंट्स थे, इंडियन जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, ये लोग बहुत सफ़र करने लगे ऐसे मिस गवर्नमेंट से। मतलब ऐसे गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस, मतलब जो गलत उन लोगों का गवर्नेंस सिस्टम था, इसके लिए इंडियन फार्मर्स को, इंडियन मर्चेंट्स को बहुत महंगा, मतलब महंगा पड़ रहा था उन लोगों के लिए, है ना। तो इसीलिए ये कंट्रोल अब धीरे धीरे, ये बात जो है धीरे धीरे जो ब्रिटिश, लंदन का जो क्राउन है उनके पास जाने लगा। क्राउन मतलब जो लंदन में जो हेडक्वार्टर है ब्रिटिश का, वहाँ पे ये बात जाने लगा। उन लोगों को पता चलने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे बहुत करप्ट बनने लगी है, तो उनको अभी लगाम लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके रूल पे सबसे पहला रोक लगाना, आप लोग कह सकते हैं रोक लगाना या फिर रिस्ट्रिक्शन लगाना, जिस एक्ट के थ्रू शुरू हुआ, वो कौन सा वाला एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आते हैं। क्या पॉइंट्स आते हैं इस एक्ट के बारे में, जो आप लोगों को शायद पता भी होगा कि 1773 के जून में, जून के टाइम पे ये एक्ट पास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ कारण है, कुछ कारण है, रीजंस, मैंने लिखा है ना रीजंस, कुछ कारण है जो ये एक्ट लाया गया, कुछ रीजन है। एक तो मैंने आपको बोल ही दिया, करप्शन। करप्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए, फाइनेंशियल क्राइसिस लिखा हुआ है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सब पॉइंट्स है, ये एक्ट क्यों लाया गया। ठीक है, डायरेक्टली ये क्वेश्चंस शायद नहीं आए, ठीक है, लेकिन ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हिस्ट्री का भी पार्ट है और यहाँ से दूसरे सब्जेक्ट में या कहीं पे क्वेश्चन बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। ठीक है ना। तो फाइनेंशियल क्राइसिस ये क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब यही है कि करप्शन जब शुरू हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के लिए, वो रूल के कारण, ड्यू टू द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, उन लोगों का जो उल्टा पुल्टा जो रूल था, उनके लिए जो प्रॉब्लम हुआ लोगों को, इंडियन मर्चेंट्स को, इंडियन पीसेंट्स को, जो मैंने आपको अभी बोला, उसके लिए धीरे धीरे करके एक फाइनेंशियल पैसे का क्राइसिस आना शुरू हो गया। वो लोग, एक सीधा लेमन लैंग्वेज में मैं अगर आपको बोलूँ तो वो लोग पैसा मारते थे इंडियन लोगों का। इंडियन लोगों से जोर ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेना ही इन लोगों का मेन क्राइटेरिया था। तो ये तो मतलब बहुत ऑब्वियस बात है, बहुत ऑब्वियस बात है कि फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया के इकोनॉमी में तो आना ही था, और वही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बंगाल में। फेमाइन हुआ था 1770, एक्चुअली ये 1769 में हुआ था। ठीक है, 1769 में ये फेमाइन स्टार्ट हुआ था। अभी इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बोल दूं, आप लोग जान भी सकते हो।
ये फैमाइन जो हुआ था ये बहुत ही डेंजरस हुआ था क्योंकि मानसून के कारण हुआ था। फैमाइन का मतलब क्या होता है? खरा पड़ जाना, मतलब ड्राउट जो होता है ऐसा। अगर बारिश ठीक से नहीं हुआ और बहुत सारा और भी फैक्टर्स ऐड ऑन हो गया, ठीक है, तो धीरे धीरे करके फैमाइन हो जाता है, खाना वाना कुछ नहीं मिलता है, क्रॉप्स ग्रो नहीं करता है। तो यही कंडीशन हो गया था। अराउंड 10 लाख, 10 लाख, 10 लैक्स या उससे भी ज़्यादा लोग उस टाइम पे, पीजेंट्स फार्मर्स उस टाइम पे मारे गए थे। लिटरली दे वर स्टार्व्ड। स्टार्व्ड मतलब खाना ही नहीं मिल रहा था उन लोगों को और डेथ भी हो गया था। लेकिन ये कंडीशन में भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, उन लोगों ने कुछ भी स्टेप नहीं लिया, ठीक है। तो ये एक कारण हो गया। करप्शन मैंने आपको बोल ही दिया, पूरा चीज़ बोल दिया। डुअल गवर्नमेंट, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एक कहानी की तरह मैं आपको समझाता हूँ ये डुअल गवर्नमेंट चीज़ है क्या। सबसे पहले अगर इंफॉर्मेशन के लिहाज से मैं आपको बोलूँ, इंफॉर्मेशन की मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये डुअल गवर्नमेंट लाया था रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव जिसे हम बोलते हैं, है ना। डुअल गवर्नमेंट रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था ये? 1765 के अराउंड। क्या हुआ था इस टाइम पे? आप लोग थोड़ा हिस्ट्री में जाइए, जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में हम लोग इसे पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1765 में ट्रीटी ऑफ क्या हुआ था? आप लोग बोलिए मुझे। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ALLAHABAD, इलाहाबाद। ये कब हुआ था? 1765 को, है ना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था। कब हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर के बाद। बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर ये कब हुआ था? ये हुआ था 1764 अक्टूबर के अराउंड, है ना, 22 टू बी प्रिसाइज, 22 अक्टूबर शायद, है ना। तो इस टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो, आपको पता ही होगा, हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिश के साइड से लड़ रहे थे, तीनों को हरा दिया था, है ना। उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है वो साइन हुआ। उस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद उसमें लिखा हुआ था ये सब कि डुअल गवर्नमेंट लाना है। डुअल गवर्नमेंट है क्या? दो राइट्स है, ठीक है। दो राइट मतलब पावर, दो पावर, सीधी बात में पावर। एक है दीवानी, DIWANI, एक है दीवानी और एक क्या है? निजामत, NIZAMAT, निजामत, है ना। एक है दीवानी, एक है निजामत। दीवानी मतलब क्या है? रेवेन्यू। दीवानी मतलब है रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब पैसा, सीधी बात है। पैसा कलेक्ट करने का जो राइट है वो है रेवेन्यू। और इसके साथ और एक राइट है, वो है सिविल। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोगों का, पीपल, पीपल या फिर सिविल, CIVIL, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पीपल का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन जो इजी होता है। और एक है रेवेन्यू। ये दो राइट्स या पावर जो है ये किन को मिला था? ब्रिटिश को मिला था दीवानी राइट्स के थ्रू, मतलब दीवानी और निजामत। एक है दीवानी, एक है निजामत। जो दीवानी का राइट्स है वो लिया था किसने? डायरेक्टली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। और दूसरा जो पावर है जिसको हम निजामत कहते हैं, वो एक्चुअली था ब्रिटिश के अंदर ही। मेरी बात को समझिए, एक्चुअली था ब्रिटिश के अंदर ही, लेकिन इसको लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया कि ये निज़ाम के अंडर है, मतलब निज़ाम, राजा। क्लियर बात में समझ लीजिए, राजा। तो निजामत मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, पुलिस या फिर क्रिमिनल। इसका मतलब क्या है? निजामत के अधीन जो निज़ाम रहेगा, हेड राजा रहेगा, वो ये निजामत का पावर एक्सरसाइज करेगा, उसके पास ही निजामत का पावर रहेगा, ठीक है। अलग बात अंदर में क्या चल रहा है थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। तो दीवानी चला गया ब्रिटिश के अंदर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया दीवानी जो है वो चला गया ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के अंदर, ठीक है। और इसमें रेवेन्यू कलेक्शन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन, ये था। पूरा पैसा कलेक्ट करने का, सारा प्रोविंस या पूरा स्टेट में पैसा कलेक्ट करने का जो पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, दीवानी राइट्स के थ्रू, ये ले लिया। और दूसरा है कौन सा वाला? निज़ाम, निज़ामत। ये निज़ामत निज़ाम के अंडर में था। निज़ाम जो राजा था वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब सारा क्रिमिनल को पकड़ना और सारा लॉ, ये सब जो है पुलिस का जो काम होता है, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन निज़ाम के अंडर था। और ये निज़ामत राइट्स के थ्रू था। निज़ामत राइट्स एक्चुअली हम लोग या फिर हम लोग जैसे मॉब, जनरल लोग, वो लोग देखते थे कि निज़ाम के अंडर है निज़ामत राइट, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो निज़ाम है, ये जो राजा है, ये ही ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ही ओवरऑल हेड है,
ठीक है, पैसा वो डायरेक्टली लेगा, किसी के हाथ में नहीं देगा, लेकिन जो निज़ाम का पावर है ये इसको दे देगा। मतलब झमेला मत लो, कोई झमेला मत लो, लेकिन पैसा ज़रूर ले लो। बात समझ में आई आपको? मतलब कोई झमेला नहीं, लेकिन पैसा जो है डायरेक्टली आ जाए हमारे पास, हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, झमेला नहीं लेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यही है डुअल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव ने लाया था, और इसको अराउंड 1772-73 ऐसे टाइम पे एक आदमी ने हटा दिया था। क्या नाम है उसका? वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कभी कभी एग्जाम में पूछता है। फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बाय द सेंटर। मतलब लंदन, लंदन ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में रूल कर रहा है उसको कंट्रोल करने का जो काम है, यही फर्स्ट एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके अंडर ही फर्स्ट कंट्रोल जो लंदन में हेडक्वार्टर है वो करना शुरू किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में। ठीक है, इससे पहले कोई कंट्रोल नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा राइट था ट्रेड करने का और अपनी मनमानी करने का, लेकिन अब पहला रोक जो लगाया वो किसने लगाया? ये फर्स्ट रोक या फर्स्ट स्टेप है जिसने लंदन का जो हेडक्वार्टर है, क्राउन है, वहां से आया। फर्स्ट रोक, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखिए, ये जो रेगुलेशन है, अभी हम आते हैं इस मेन, मतलब वीडियो के मेन पार्ट पे, जो है आपका जो रेगुलेशंस है, मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक्चुअली जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इस एक्ट में है क्या, ये एक्ट है क्या। तो देखिए, सबसे पहले जो था गवर्नर था। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सबसे पहले सिर्फ गवर्नर, मतलब रूलर, सीधी बात है, रूलर गवर्न करेगा वो। ये गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास, से अलग अलग गवर्नर रहते थे सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे। दोनों तीनों में कोई कनेक्शन नहीं था। ठीक है, बंगाल, ठीक है, और बॉम्बे और मद्रास, ये तीन जो प्रोविंस या स्टेट या जो भी भाग आप बोल लीजिए इंडिया में, इन सब का अलग अलग गवर्नर था, अलग अलग रूल कर रहा था, अपनी मनमानी कर रहा था। सबसे पहला जो रोक लगाया वो कि पोस्ट ऑफ जो गवर्नर है ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल का जो गवर्नर है, तीनों प्रोविंस में बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन सब का अलग अलग गवर्नर में गवर्नर ऑफ बंगाल को पकड़ा, उसको सबसे बड़ा हेड बना दिया और उसको गवर्नर जनरल बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। बात समझ में आई? और जो बॉम्बे और मद्रास वाला गवर्नर है वो इसमें मर्ज कर दिया। तो तीनों गवर्नर नहीं रहेंगे, एक ही गवर्नर जनरल रहेगा, वो बंगाल में रहेगा और वो तीनों प्रोविंस में कंट्रोल करेगा। सबसे पहला रोक यहाँ पे लगाया। ठीक है, देखिए, बॉम्बे एंड मद्रास इससे पहले था, वेयर नाउ दे वेर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब पहले तीन अलग अलग गवर्नर थे, अब एक गवर्नर जनरल बन गया जो बंगाल में रहेगा, और उसके अंडर बॉम्बे मद्रास सब रहेंगे, गवर्नर्स रहेंगे। ठीक है, वो गवर्नर का पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, ये नाम याद रखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए, जो हम सबको पता है वो मैंने नोट पे भी ले लिया है कि पहला गवर्नर जनरल सबको पता होगा, पहला गवर्नर जनरल कौन है? वैरन हेस्टिंग्स। ठीक है ना, वैरन हेस्टिंग्स से याद रखिएगा। इससे पहले जो गवर्नर थे बॉम्बे, बंगाल और मद्रास के, ये अलग अलग थे, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया ये अलग अलग थे। और अभी क्या हुआ, बंगाल का जो है इसको गवर्नर जनरल बना दिया और इन दोनों को इसके अंडर ला दिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ, अभी देखिए ये दूसरा वाला। पहला तो मैंने बोल दिया गवर्नर जनरल का पोस्ट बनाया। दूसरा है कि चार काउंसिल, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना काउंसिल मेंबर, इसका मतलब क्या है मैं आपको सीधी बात में समझाता हूँ। ये लंदन से लाए हुए या लंदन से भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव था। कहाँ का? पार्लियामेंट का, मेन पार्लियामेंट का, लंदन का हेडक्वार्टर का रिप्रेजेंटेटिव था। मतलब हेडक्वार्टर से आया हुआ चार आदमी, सीधी बात है। क्यों आए थे ये? ऑब्वियसली जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना उसके काम पे नजर रखने के लिए, रोक लगाने के लिए, कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। बात समझ में आई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एक रिस्ट्रिक्शन में, एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में मतलब रखने के लिए ये चार काउंसिल जो मेंबर्स हैं वो आए। इसको भेजा गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्लियर?
देखिए, ये अपॉइंट हुआ बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, ये बात इतना क्लियर हो गया। इन 4 जो मेंबर्स हैं इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिए, क्योंकि ये कभी कभी अच्छे एग्जाम में अगर अच्छा क्वेश्चन बना तो ये पूछ सकता है ऑप्शन देके। तो आप नाम याद रखिए। ठीक है, ये जो मेंबर्स हैं उनके नाम जरूर याद रखिए। एक है फिलिप फ्रांसिस, पहला आदमी जो भेजा गया था। दूसरा है रिचर्ड बारवेल, रिचर्ड बारवेल। तीसरा है जॉर्ज मॉनसन। और चौथा है जॉन क्लेवरिंग। ये 4 आदमी का नाम आप जरूर मार्क करके नोट करके याद रखिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ये भी इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंडर। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट पहला एस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो वाला नहीं है, इससे पहले, ये उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट पहला कोर्ट बनाने का स्टेप, एक सेंट्रल कोर्ट बनाने का पहला स्टेप था, ब्रिटिश के द्वारा लिया गया था। हमारे सुप्रीम कोर्ट से इसका कोई वास्ता नहीं। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये इस एक्ट के अधीन बनाया गया 1774 में। ठीक है, सिर्फ यूरोपियन के ट्रायल्स के लिए, ये बात याद रखिए। इसका मतलब क्या है कि इस कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ जो गोरे चमड़ी है, सीधी बात है, गोरे चमड़ी मतलब यूरोपियंस, उस टाइम पे तो यही बात चल रहा था, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, और कोई कारण नहीं, डिस्क्लेमर यहाँ पे मैं दे देता हूँ, और कोई कारण नहीं, ठीक है ना। तो यूरोपियंस जो थे, इन यूरोपियंस के, सिर्फ इन यूरोपियंस के ट्रायल के लिए, इंडियंस के लिए नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो कोई जज भी होगा, चीफ जस्टिस भी होना चाहिए। तो पहला चीफ जस्टिस कौन था? नाम याद रखिए, एलिजा इम्पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीफ जस्टिस जिसका नाम क्या है? एलिजा इम्पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 3 अदर जजेस थे, मतलब टोटल 4 जजेस थे। 4 जजेस में एक था चीफ जस्टिस और 3 थे जजेस। क्लियर, बात क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए, द कंपनी वॉज प्रोहिबिटेड, मतलब रोक लगाया गया था कंपनी पे, फ्रॉम एक्सेप्टिंग ब्राइब्स, कोई घूस लेना ये सब नहीं चलने वाला था। पहले तो ये सब भी चल रहा था, करप्शन भरपूर था, ये सब में रोक लगा दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। ठीक है, प्रेजेंट्स फ्रॉम ब्राइब्स या फिर प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब क्या है? गिफ्ट, गिफ्ट, ठीक है ना, गिफ्ट। तो ये सब आप नहीं ले सकते इंडियन नेटिव से, मतलब इंडियन लोगों से। एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम कैरिंग अ प्राइवेट ट्रेड, इस बात को समझिए। पहले तो आप कोई गिफ्ट, कोई घूस कुछ नहीं ले सकते, आपको रिस्पॉन्सिबली अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी बात है, आप कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, ये बात आप समझिए। प्राइवेट ट्रेड का मतलब क्या है कि उस टाइम पे क्या होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी ट्रेड करती थी, इंडियन मर्चेंट्स भी ट्रेड करते थे, है ना। तो सब टैक्स पे करते थे, टैक्स पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, टैक्स पेमेंट के बिना तो ट्रेड नहीं हो सकता। लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो करप्ट मर्चेंट थे, करप्ट आदमी लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे कि टैक्स इवेट करते हैं, मतलब टैक्स नहीं पे करके कैसे, मतलब ये लोग अपना ट्रेडिंग करेंगे, कैसे बिजनेस करेंगे, इसमें ही ज़्यादा फोकस था, टैक्स पे नहीं करते थे। लेकिन एक टैक्स तो आना है, बंगाल प्रोविंस से या फिर जो भी प्रोविंस रहा वहाँ से तो टैक्स आना है, तो ये एक्स्ट्रा टैक्स का बर्डन इंडियंस पे पड़ता था। बात समझ में आई? इंडियन जो ट्रेडर्स थे इनके ऊपर इस एक्स्ट्रा मतलब टैक्स का बर्डन पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि टैक्स को इवेट करने का, टैक्स नहीं देने का जो ये मतलब बात था, ये जो चालाकी थी, ये जो करप्ट ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या करप्ट ब्रिटिश जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने ये शुरू किया था। वो लोग टैक्स नहीं देते थे और चालाकी से ये लोग ट्रेड करते थे और पूरा बर्डन आ जाता था इंडियन मर्चेंट या इंडियन ट्रेडर्स के ऊपर। क्लियर? तो इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस पर रोक लगा दिया, आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, टैक्स पे आपको करना पड़ेगा, जेन्युइनली ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे देखिए, द कंपनी कैन रिटेन इट्स टेरिटरीज बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द पार्लियामेंट टू प्रिवेंट फर्दर करप्शन। मतलब क्या है, कंपनी को ऐसा नहीं है कि पूरा ही रोक लगा दिया, कुछ भी नहीं कर सकते। उन लोगों का जो टेरिटरीज है, मतलब जहाँ पे वो लोग रूल करते थे इंडिया में, इंडिया के जिस जिस एरिया पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ज़्यादा रूल था, प्रभाव था, उन लोगों का बाउंड्री था, वो आप रख सकते हो, आपके टेरिटरीज को, अपने एरियाज को आप रख सकते हो। ठीक है, लेकिन आप मनमानी नहीं कर सकते, है ना। आप
रूल कीजिए, लेकिन आप पे नज़र रखने वाला सीसीटीवी कैमरा है, और वो कहाँ पे लगा हुआ है? उन लोगों के सर के ऊपर। और कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। बात समझ में आई? टू प्रिवेंट फर्दर करप्शन, ताकि कोई करप्शन और ना हो। ये मेन पॉइंट्स थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मतलब क्या ठीक नहीं था, क्या गलती था, या क्या छूट गया था इस एक्ट में, वही कहते हैं ड्रॉबैक्स। देखिए, पहला था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, इनके पास कोई वीटो पावर नहीं था। इस बात को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आउट ऑफ द 4 मेंबर्स 3 वर ऑलवेज अगेंस्ट द गवर्नर जनरल। इस बात को मैं समझाता हूँ, पहले आप समझिए। जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, आप लोगों को पता है कि 4 काउंसिल मेंबर्स आए थे, है ना? पार्लियामेंट ने भेजा था। तो ये लोग क्यों आए थे गवर्नर जनरल के पावर्स पे रोक लगाने के लिए, या फिर चेक रखने के लिए क्या क्या कर रहा है? तो इनमें से क्या होता था कि मेजॉरिटी वोट होता था, वोटिंग वोटिंग चलता था। जिस डिसीजन पे ज़्यादा वोट जाएगा, ठीक है ना, तो उसी को मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा रूल था उस टाइम पे। तो इन 4 और एक गवर्नर जनरल, यानी टोटल 5 आदमी में से हमेशा गवर्नर जनरल का डिसीजन को अपोज करने का ही वोट ज़्यादा रहता था। ठीक है ना? और वीटो पावर मतलब, जैसा आपको पता होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा रहता है। तो वीटो पावर एक ऐसा पावर होता है कि आप खुद, अगर आपके पास वीटो पावर है, तो आप बाकी सबका, मेजॉरिटी आपके साथ हो या अगेंस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास वीटो है, तो आपने हाँ बोल दिया तो हाँ, आपने ना बोल दिया तो ना, कोई आपके ऊपर नहीं जा सकता। इसे ही कहते हैं सुप्रीम पावर, वीटो पावर। तो ये पावर गवर्नर जनरल के पास नहीं था। इसीलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग्स, जो उस टाइम पे थे, उनको बहुत दिक्कत हुआ कुछ कुछ पॉलिसीज लाने के लिए। पॉलिसीज लाने के लिए क्लियरेंस की ज़रूरत है। क्लियरेंस में मेजॉरिटी वोट चाहिए। और हमेशा ये 4 मेंबर जो है, इनमें से मेजॉरिटी ही 3 आदमी, या फिर जैसे भी, या फिर 4 ही आप समझ लीजिए। कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 ही मतलब एगेंस्ट में जाते थे वॉरेन हेस्टिंग्स के। तो अल्टीमेटली जो पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स लाना चाहते थे, वो नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई वीटो पावर नहीं था। अगर वीटो पावर होता, तो 4 आदमी उनके अगेंस्ट जाने पे भी वो डिसीजन ले सकते थे। क्योंकि वो अगर बोले कि हाँ मैं लूंगा, तो कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। इसे ही कहते हैं वीटो पावर। तो ये पावर उनके पास नहीं था, इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट में, हम बाद में देखेंगे, ये लाया गया था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया था, इसको अमेंड करने के लिए। ये चेंज बाद में वीटो पावर आया। ठीक है, हम इसके बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था ना, इसका जो पावर्स था, सुप्रीम कोर्ट का तो कुछ एलिजाइम पे जो चीफ जस्टिस थे, है ना, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इसका तो कुछ पावर, मतलब कुछ शक्तियाँ होना चाहिए कि ये जुरिस्डिक्शन क्या है, कहाँ कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का रूल्स लागू होगा, कहाँ पे ये सज़ा दे सकता है, नहीं दे सकता। तो ये पावर डिफाइंड नहीं था उस टाइम पे। ठीक ठाक क्लियरली मेंशन नहीं था कहीं पे कि क्या पावर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। तो ये लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे कि ऐसे केस में क्या करना चाहिए, ऐसा गलती हुआ, ऐसा कोई क्राइम हुआ तो क्या करना चाहिए। ऐसा कोई फिक्स्ड रिटेन रूल या कोई प्रोसीडियर नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, तो इसके लिए करप्शन और लोगों का जो, मतलब जो सज़ा है उसको इवेट करना, उसको बाईपास करके चला जाना, ये सब बहुत चल रहा था, क्योंकि कोई फिक्स्ड रूल नहीं था, कोई कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है ना? और सिर्फ यूरोपियंस के लिए था। तो यहाँ पे भी बहुत भेदभाव था। तो ये सब मिला के एक बहुत बुरा माहौल था उस टाइम पे, है ना? तो यही डिटेल्स है पूरा इस एक्ट का। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने धीरे धीरे आपको समझाया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, आप लोग ज़रूर पूरे सीरीज़ को वॉच कीजिए। आपको पूरा कंप्लीट हो ही जाएगा पॉलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू।